एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जब ऑरिन ने एलिशिया को बताया था कि हिज हाइनेस की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। ये सुनकर एलिशिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते और वो कहती है, क्या ये सच है? मुझे बहुत खुशी हुई। ऑरिन कहती है कि उनकी आंखें और हेल्थ ठीक होने के बाद वो सोसाइटी और पॉलिटिक्स में वापस आ चुके हैं। बता रहे थे कि ग्रैंड ड्यूक रेजिडेंस में बहुत सारे वर्कर्स को हायर करा गया है। मेरी फ्रेंड जो कि कहीं और काम करती थी वो भी ग्रैंड ड्यूक रेजिडेंस में ट्रांसफर होना चाहती है। लेकिन मिस, आप तो हाडोंशा में थी ना, तो आपको ये कैसे पता चला? क्या 5 गॉड्स ने आपको बताया या फिर शायद उन्होंने आपको एक स्पेशल मिशन दिया था, है ना? एलिशिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। ऑरिन कहती है आपके परेशानी भरे एक्सप्रेशन भी कितने ज्यादा खूबसूरत हैं। क्या आप फिर से वैसे एक्सप्रेशन बना सकती हैं? और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी मेड हूँ। एलिशिया कहती है ऑरिन, दरअसल मुझे लेसन की तैयारी करनी है, तो क्या मैं जा सकती हूँ अभी के लिए? और वो रूम में आकर सोचती है आखिरकार वो शांत हो गई। और मुझे ये सुनकर बहुत सुकून मिल रहा है कि इलियन की आंखें ठीक हो गईं। इलियन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम दोबारा देख पा रहे हो। लेकिन मैं अचानक कुछ भी कहे गायब हो गई थी। पता नहीं इलियन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। खैर, वो तो अपनी आंखों की वजह से मुझ पर निर्भर था। मुझे तो लगता है अब वो मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो मुझ जैसी लड़की के बारे में क्यों सोचेगा? एक ऐसी मेड जिसने उसकी सारी कमजोरियां देखी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आंखों से इलियन को देखना चाहती हूँ। मैं उसकी ठीक हुई आंखों को देखना चाहती हूँ, लेकिन ये तो बस मेरी लालच है। क्या मुझे उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए? लेकिन शायद वो मुझसे देखना नहीं चाहता होगा। मुझे देखने के बाद उसे अपना पुराना वक्त याद आएगा और इस वजह से वो बहुत बैड फील करने लगेगा। मैंने उससे कहा था कि मैं भागूंगी नहीं, लेकिन देखो अब मैं कहाँ पर हूँ। वैसे अगर इसकी कोई संभावना भी है तो इलियन मेरा चेहरा नहीं जानता है, तो मुझे लगता है कि यही बेहतर होगा। मैं अब से ऐसे जीऊंगी जैसे कि रोना एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तभी रूम के बाहर से आवाज आती है कि मिस, आपके टीचर्स आ चुके हैं। और रोना तैयार होते हुए सोचने लगती है वैसे भी रोना एग्जिस्ट करती भी नहीं थी। अगर मुझे एक बेहतर एंडिंग चाहिए तो यही बेहतर रहेगा कि मैं मेन कैरेक्टर इलियन से दूर रहूं। अब से मैं एलिशिया यूथर के तौर पर ही जीऊंगी। नेक्स्ट सीन में करीना को देखते हैं जो उसी कैफे कार्डिनल के बाहर बैठी थी और कह रही थी आखिर मैं उस रोना को कहाँ ढूंढूं। वो सोचती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे याद है मैंने उससे पूछा था तो मैं तुमसे कहाँ मिल सकती हूँ, तो उसने यही बताया था। हाँ, मुझे पता है कि मैं देर में आई हूँ, लेकिन फिर भी 3 दिन हो चुके हैं और उसका कोई भी साइन नहीं। इतने बेकार से कैफे में मैं एक ऐसी लड़की का इंतजार कर रही हूँ जो कि पता भी नहीं आएगी या फिर नहीं। बेचारी, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन कोई और रास्ता भी तो नहीं है रोना से मिलने का। मुझे लगा था कि एक हैप्पी फ्यूचर मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन वो साबिल जो कि मेरा भाग्य था, ब्लैक बाल वाला, लेकिन किसे पता था कि वो भाग्य अंत में मुझे ही धोखा दे देगा। और नाबल्स को सबसे ज्यादा अपनी प्योरिटी की चिंता होती है कि मैं बेवकूफों की तरह उसकी मीठी मीठी बातों में फिसल गई। हैरिंगटन के काउंट और काउंटनेस क्या करेंगे? क्या मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि मेरे लिए किसी बड़े घर से मैरिज प्रपोजल आएगा? रोना सही कह रही थी, अगर मैं आगे बढ़ती रही तो मैं वापस नहीं मुड़ पाऊंगी। लेकिन वो दूसरा लड़का कहाँ है जिसके बारे में रोना बात कर रही थी? अगर वो मुझे एक हिंट दे देती तो। और तभी वो देखती है उसके पीछे जो 2 कस्टमर बैठे थे वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। करीना सोचती है कितना शोर हो रहा है, सच में ये जगह तो बहुत लो क्लास की है। यहाँ पर लोग खाना खाने के लिए आते हैं, लेकिन सीट यहाँ की कितनी गंदी है। मैं खाली इमेजिन कर रही हूँ कि किचन कितना गंदा होगा। लेकिन अगर मैं आज रोना से नहीं मिली तो मुझे कल फिर से वापस आना पड़ेगा। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जो हंस रहा था और कहता है मैं तुमको कब से देख रहा हूँ, क्या तुम अकेली हो? करीना कहती है नहीं, मैं एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। वो लड़का कहता है क्या दोस्त? लेकिन देखकर तो ऐसा नहीं लगता। करीना कहती है क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। वो लड़का कहता है तुम अपने आप को क्या समझती हो जो मुझसे इस तरह से बात कर रही हो? करीना कहती है कि तुम जानते भी हो कि आखिर मैं हूँ कौन? वो लड़का कहता है मैं तुमसे नाइस होने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुम क्यूट हो। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है तुमने इसकी शुरुआत करी और अब तुम भागना चाहती हो। करीना कहती है क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। और वो चिल्लाने
लगती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है अपने हाथ उससे दूर रखो। वो लड़का गुस्से से कहता है कि आखिर तुम हो कौन? वो लड़का इलियन था जो कहता है तुम्हें किसी भी लेडी से इतने रूड तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। वो लड़का कहता है ओ तुम्हें गलत फहमी हो गई है, इसकी शुरुआत इसी लड़की ने करी थी। मैं तो बस इससे तमीज से ये पूछ रहा था क्या ये मेरे साथ ड्रिंक करना चाहेगी? इलियन कहता है अगर किसी भी लेडी ने मना कर दिया है तो तुम्हें भी पीछे हट जाना चाहिए। वो लड़का बहुत डर जाता है और वहाँ से भागते हुए कहता है मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, तुमको बाद में देखता हूँ। फिर इलियन करीना से पूछता है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? करीना का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है और वो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो सोचती है लगता है कि भाग्य का चक्र फिर से चलने लगा है, शायद से ये वही मेरा भाग्य का प्यार है जिसके बारे में रोना मुझे बता रही थी। वो साबिल नहीं था बल्कि वो ये था, मेरी किस्मत मुझे यहाँ पर लेकर आई है, मुझे लगता है अब मुझे मेरी जगह मिल चुकी है। वो इमेजिन करती है कि इलियन उससे कहता है मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं आप जैसी लेडी को बचा पाया। टीना सोचती है क्या अब मुझे ये ले जाएगा और उसके बाद लेकिन इलियन कहता है अच्छा तो तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ। करीना सोचती है रुको क्या ये बस इस तरह से चला जाएगा? मुझे लगा था कि हम दोनों के अंदर एक कनेक्शन फील हुआ। और वो इलियन को आवाज लगाती है एक्सक्यूज मी जरा 1 मिनट रुक जाओ, लेकिन इलियन नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एलिशिया का मेंशन देखते हैं। एलिशिया ऑरिन के साथ गार्डन में थी और कहती ये तो बहुत वंडरफुल है। ऑरिन कहती है ड्यूकनेस ने पर्सनली यहाँ गार्डन की देखभाल करी है। एलिशिया कहती है क्या मॉम ने ये सब कुछ खुद करा? ऑरिन कहती है हाँ, और इसके अलावा यूतर पैराडाइज को लव का सिंबल माना जाता है। ड्यूक ने ये गार्डन स्पेशली ड्यूकनेस के लिए बनाया था काफी समय पहले। एलिशिया सोचती है वैसे उनका रिलेशनशिप काफी अच्छा लगता है। ऑरिन कहती है म्यूजिक हॉल इस तरफ है, ड्यूकनेस अपना ज्यादातर वक्त वहीं पर बिताती हैं। वो लोग म्यूजिक हॉल पहुंचते हैं और देखते हैं एलिशिया की मॉम काफी सैड होकर बैठी थी। एलिशिया सोचती है कि ये तो काफी उदास दिख रही हैं, क्या कुछ हुआ है? वो अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है मॉम क्या आपने मुझे बुलाया था? उसकी मॉम कहती है एलिशिया तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, आओ आकर बैठ जाओ। एलिशिया कहती है क्या कुछ गलत हुआ है? एलिशिया की मॉम कहती है वो दरअसल एम्प्रेस ने रिक्वेस्ट करी है कि वो तुमसे मिलना चाहती हैं। एलिशिया कहती है क्या एम्प्रेस, वो भी मुझसे? और वो सोचती है लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, ये इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? एलिशिया कहती है अगर मैं प्रॉपर तरीके से ग्रीट नहीं कर पाऊंगी तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, मैं आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं करूंगी मॉम। और वो सोचती है हालांकि ऐसे लेसन लेते लेते कहीं मैं मर ही ना जाऊं, ऐसा लग रहा है कि मैं घुटनी से मर जाऊंगी। उन्होंने मेरी ड्रेस की बेल्ट को भी इतनी जोर का बांधा है कि मुझे सांस तक नहीं आ रही। जल्दी से क्लास को एंड करूंगी और इस बेल्ट को उतार दूंगी। भाई जब पता है कि और टाइट नहीं होगा तो इतना टाइट करने की क्या जरूरत है कि किसी को मार ही दो। तभी एलिशिया की मॉम कहती हैं कि ये भाग्य है, तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकती। एलिशिया को समझ नहीं आता और वो कहती है माफ कीजिएगा आपका मतलब क्या है? एलिशिया की मॉम कहती है अरे कुछ नहीं, मैं तो बस खुद से बात कर रही थी। वैसे एम्प्रेस ने लेटर भेजा था कि वो 5 दिनों के बाद तुमसे मिलना चाहती हैं। एलिशिया कहती है क्या 5 दिन, ये तो बहुत जल्दी है। एलिशिया की मॉम कहती है कि देखकर ऐसा लगता है उनको पता चल गया है कि तुम्हें हाडुंशा से निकाल दिया गया है। वो जो एम्प्रेस हैं वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। एलिशिया सोचती है ये जो कह रही हैं सुनकर तो ऐसा नहीं लगता इसमें फिक्र करने की कोई बात है। और वो अपनी मॉम से भी पूछती है क्या इसमें कुछ गलत है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। तभी एलिशिया की मॉम कहती है कि एम्प्रेस तुमको क्राउन प्रिंसेस बनाना चाहती हैं। एलिशिया हैरान होती है और कहती क्या क्राउन प्रिंसेस? वो सोचती है रुको अचानक से क्यों, क्राउन प्रिंस तो सेकंड मेन लीड है ना, तो एम्प्रेस मुझे क्यों चाहती हैं? जहाँ तक मुझे पता चला था तो करीना का क्या होगा? जिस तरह से मॉम का चेहरा है ऐसा नहीं लगता कि वो इस प्रपोजल के आने से खुश हैं। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट रिएक्शन है जब मुझे हाडुंशा से निकाला गया था। क्या क्राउन प्रिंसेस की जो स्टेटस है वो हाई प्रीस्ट से कम होता है? और वो अपनी मॉम से कहती है मुझे नहीं लगता
लगता कि मैं क्राउन प्रिंसेस बन सकती हूँ। एलिशा की मॉम कहती है बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, ये सब तुम्हारी माँ होने के नाते मेरी कमियों के कारण है। ऐसा कोई भी नोबल नहीं है जो कि रॉयल फैमिली से आया हुआ मैरिज प्रपोजल मना कर दे, लेकिन ये मुझ पर लागू नहीं होता। अगर तुम क्राउन प्रिंसेस बन गई तो तुम्हें महल में ही रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी लड़की है जिसे ये चाहिए तो वो हमेशा खुश रहेगी, लेकिन जिसे ये नहीं चाहिए तो वो हमेशा दुखी रहेगी। तो एलिशा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा फैसला सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर तुम्हें ये पोजीशन चाहिए है तो मैं इस बारे में तुम्हारे फादर से बात करूंगी। एलिशा सोचती है शायद मैंने गलत समझा कि एक ऑफिशियल की वाइफ कैसी होनी चाहिए। सच में बहुत अच्छी इंसान है जो कि अपनी बच्ची की खुशी के बारे में पहले सोच रही है। एलिशा कहती है नहीं, मैं क्राउन प्रिंसेस नहीं बनना चाहती हूँ और मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मैं सीखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ये ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं तय कर लूँ कि मुझे क्या चाहिए। और मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं मेरे निकाले जाने से, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ नया ऐसा मिल जाएगा जो कि मैं फ्यूचर में करना चाहूंगी। मुझे खुद पर भरोसा है, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं सही फैसला करूंगी। उसकी मॉम खुश होकर कहती हैं शुक्रिया मेरी बच्ची ये कहने के लिए, लेकिन फिर भी ये थोड़ा परेशान करने वाला है। मैं नई ड्रेस कैसे ढूंढूं? तुम रॉयल पैलेस मिलने के लिए जा रही हो तो तुम कुछ ऐसे ही तो पहन नहीं सकती। 5 दिनों के अंदर कोई मैं नई ड्रेस कैसे ढूंढूं? अगर नई ड्रेस की बात है तो कम से कम उसमें कुछ हफ्ते तो लग ही जाते। तभी एलिशा कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सीन में इलियन को देखते हैं जो कि उसी ड्रेस शॉप पहुंचता है और अंदर आकर सोचता है अच्छा तो ये जगह ऐसी दिखती है, ऐसी जगह है जहाँ पर कॉमनर्स या फिर मेड्स का आना मुश्किल है। अंदर जाता है तो एमिली उसका वेलकम करती है, कहती है हमारे लिए फक्र की बात है कि आप दोबारा यहाँ आए। इलियन कहता है मैं यहाँ पर उन्हीं कपड़ों को लेने के लिए आया हूँ जो कि ऑर्डर करे थे। कहती है योर हाइनेस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है और वो जो रिफंड है वो जल्दी ही दे दिया जाएगा। इलियन को समझ नहीं आता और वो कहते क्या आखिर तुम ये क्या बात कर रही हो? एमिली कहती है गोल्ड कॉइन के तौर पर आपके रिफंड को रख दिया गया है। लियोन कहता है लेकिन रिफंड मैंने कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं करी। एमिली कहती है माफ कीजिएगा लेकिन मिस रोना 10 दिन पहले आई थी और उन्होंने पर्सनली ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा कि पैसे बहुत ज्यादा हैं इसलिए वो लेकर नहीं जा पाएंगी, इसलिए बाद में उसे ड्यूक मैंशन में डिलीवर कर दिया जाए। इलियन सोचता है 10 दिन पहले, ये तो तब की बात है जब रोना मैंशन ही में थी। क्या यहाँ से जाने से पहले वो शॉप में आई थी? उसको ऐसा लग रहा था कि बदले में मैं उससे कुछ मांगूंगा, मैं तो उसे बस गिफ्ट देना चाहता था। क्या उसके लिए इतना ज्यादा बोझ लग रहा था? एमिली कहती है वैसे क्या आप पैसों को वेरीफाई करना चाहेंगे? इलियन सोचता है कि मुझे लगा था कि सब ठीक हो जाएगा जब मेरी आंखें वापस आ जाएंगी। अब मैं देख तो पा रहा हूँ लेकिन मुझे खालीपन लग रहा है। मेरी आंखें वापस आ गई लेकिन मैंने रोना को खो दिया। लियोन कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं बाद में किसी को भेजकर पैसे मंगवा लूंगा। वो जाते हुए सोचता है इस बात में कोई भी सेंस नहीं बनता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर एमिली को देखते हैं जिसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। वर्कर कहती है मैम क्या आप ठीक है? एमिली कहती है मेरे लिए थोड़ा सा पानी ले आओ प्लीज। और वो सोचती है मैंने लगभग सब कुछ उगल ही दिया था कि वो लाल आंखें, वो इतना भारी प्रेशर, क्या यही ऑर्डर की पावर है? मुझे रियलाइज नहीं हुआ और मैं उनके काबू में आ गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ इसके बाद कोई भी परेशानी खड़ी ना हो। मुझे उन माँ बेटी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। किसने सोचा था उनके जाने के कुछ घंटे बाद ही ग्रैंड ड्यूक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर कुछ घंटे पहले देखते हैं एलिशा और उसकी मॉम यहाँ पर आई थी और एमिली कहती है अच्छा तो आप मुझसे ये कह रही हैं कि वो रोना जो कि ग्रैंड ड्यूक मेंशन में काम करती थी एक मेड के तौर पर, वो असल में यूतर फैमिली की लेडी एलिशा थी जो कि गायब हो चुकी थी। एलिशा की मॉम कहती ये सच है, ये थोड़ा शॉकिंग है लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे एक मदद मांगने के लिए आई हूँ। एमिली कहती क्या मदद, वो भी मुझसे? आप क्या कहना चाहती हैं? एलिशा कहती है कि ड्यूक इलियन ने जितने भी कपड़े ऑर्डर करे थे उनको मैं खरीद लूंगी, तो क्या तुम इसका रिफंड ग्रैंड ड्यूक इलियन को दे सकती हो? एमिली कहती क्या ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हमारी दुकान के भरोसे का उल्लंघन है। एलिशा की मॉम कहती है कि मैं जानती हूँ ये मुश्किल है लेकिन एक औरत के नाते मुझे समझने की कोशिश करो। अगर लोगों को इस बात का पता
पता चल गया कि यूतर फैमिली की कुंवारी लड़की ड्यूक मैंशन में काम कर रही थी। और तुमने ये अफवाहें तो सुनी होंगी कि एलिशा को हाडुंशा से निकाल दिया गया है। अगर सोचो, एक औरत के तौर पर भी उसने अपनी इज्जत को खो दिया तो उसकी पोजीशन तो नीचे ही गिर जाएगी। तुमसे भीख मांग रही हूँ और मैं तुम्हें इसका एक्स्ट्रा पैसा भी दे दूंगी। एमिली सोचती है, इतने बड़े घराने की लेडी मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है। जरा इस बेचारी लड़की की आंखों में देखो, ये कितनी बेचारी लग रही है। वैसे तो बिक्री तो हो ही रही है और यूतर फैमिली के साथ मेरा एक अच्छा इंप्रेशन भी बनेगा। और वो उन दोनों से कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जब लेडी एलिशा की शादी होगी तो प्लीज उसकी वेडिंग ड्रेस को इसी बुटीक से ऑर्डर करिएगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते ये तो हमारे लिए फख्र की बात होगी। उनके जाने के बाद एमिली एग्रीमेंट को देखकर सोचती है, मुझे फिक्र हो रही थी कि अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैं ज्यादा आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन मैंने वादा कर लिया तो अब मुझे संतुष्टि मिल रही है। इतनी ज्यादा खूबसूरत लेडी के लिए एक वेडिंग ड्रेस बनाना एक डिजाइनर के लिए किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं। सोच रही हूँ लेडी एलिशा की वेडिंग ड्रेस आखिर किस तरह की सूट करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में एम्प्रेस का चैम्बर देखते हैं जिससे मिलने के लिए साबिल आया था। एम्प्रेस कहती है, क्या चल रहा है आजकल, क्राउन प्रिंस तो काफी ज्यादा बिजी हैं। साबिल कहता है, माफ कर दीजिएगा, मुझे बहुत सारा काम है और सारी नजरें भी मुझ पर ही हैं। एम्प्रेस कहती है, मैं हर्ट हो गई थी जब मैंने तुमको बुलाया था और तुम अपनी माँ से मिलने के लिए नहीं आ पा रहे थे। साबिल कहता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है माँ। एम्प्रेस कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे लिए क्राउन प्रिंसेस ढूंढ ली जाए। साबिल कहता है कि मुझे लगता है शादी के लिए अभी बहुत जल्दी है। एम्प्रेस कहती है, लेकिन तुम्हें एक उत्तराधिकारी को भी तो पैदा करना है। एक उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी लेकर तुम इतने लापरवाह नहीं हो सकते। वैसे मुझे लगा था हैरिंगटन फैमिली की लेडी करीना के अंदर तुम्हें इंटरेस्ट है। मैंने सुना था कि वो क्रिस्टल पैलेस में रुकी थी और तुम जानते हो मैंने बहुत सारी चीजें सुनी और देखी हैं। मैं जानती हूँ हैरिंगटन फैमिली बहुत अमीर है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता वो क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए ज्यादा लायक नहीं है। साबिल कहता है, वो किसी पुराने नोबल फैमिली से बेहतर नहीं रहेगी। एम्प्रेस कहती है, लेकिन फिर भी तुम्हें पुराने नोबल्स का दिल जीतना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नए नोबल्स के लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो, लेकिन उनके पास पुराने नोबल्स जितना आधा भी इलाका नहीं है। साबिल कहता है, खैर क्या ये तब बेहतर नहीं रहेगा जब मैं एम्परर बन जाऊंगा। एम्प्रेस कहती है, खैर क्या तुम एलिशा यूतर को जानते हो। साबिल कहता है, क्या आप उस एलिशा की बात कर रही हैं जो कि हाई प्रिस्ट की कैंडिडेट थी। एम्प्रेस कहती है, हाँ मैंने सुना है कि लेडी एलिशा को हाडुंशा से निकाल दिया गया है और वो अपनी फैमिली में वापस आ गई है। ये सुनकर साबिल शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप क्या कह रही हैं। एम्प्रेस कहती है, हाँ मुझे पता है हाडुंशा से निकाला जाना शॉकिंग है। ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी उसके गायब होने की वजह से कि वो बहुत बीमार पड़ गई थी। इतना बीमार होने की वजह से अंत में उसने अपनी याददाश्त खो दी। साबिल कहता है, क्या कहा, उसकी याददाश्त चली गई। प्रेस कहती है, हाँ लेकिन उसके अंदर कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं है। साबिल को देखते हैं, उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी और वो सोचता है, क्या एलिशा की याददाश्त चली गई।